जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छा होंगे। तो आज जैसा कि आप लोग को थंबनेल से पता चल गया होगा कि मैं आज आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो कॉमन नाउन में हम सिंगुलर कॉमन नाउन और प्लुरल कॉमन नाउन के बारे में बताएंगे। सिंगुलर कॉमन नाउन को दो पार्ट्स में बांटेंगे, एक सिंगुलर और प्लुरल, दूसरा प्लुरल। तो सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले हम द का इस्तेमाल कैसे करते हैं और प्लुरल कॉमन नाउन के पहले द का इस्तेमाल कैसे करते हैं। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो इससे आपका कन्फ्यूजन 100% क्लियर हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है, आपसे दावा है। तो चलिए हम सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले द का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो यदि मैं सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले द का इस्तेमाल करते हैं, द का प्रयोग करते हैं, तो उससे उसकी पूरी जाति का क्या होता है, बोध हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल में मैं लेता हूँ, द कॉ इज एन एनिमल। द कॉ इज एन एनिमल मतलब क्या हुआ, गाय जानवर होती है। गाय जानवर होती है, इसका मतलब ये गाय जानवर होती है। हाँ, यदि मैं प्लुरल सेंस में लिखूं, देखिए यदि मैं प्लुरल कॉमन नाउन के पहले द का इस्तेमाल करते हैं तो उससे उसके दायरे का मतलब हो गया एरिया को सीमित कर देता है। क्या होता है, एरिया को सीमित कर देता है, जगह को सीमित कर देता है। हाँ, जिस प्रकार के मैं लिखा द काउज आर एनिमल्स। अब ये बताइए, ये सेंटेंस और ये सेंटेंस में डिफरेंट क्या है। ये सेंटेंस सही है या फिर ये सेंटेंस सही है। देखिए ये तो आपका सही है लेकिन ये आपका गलत कहेगा। कैसे, तो पहले इसमें चलाते। यदि मैंने बताया कि यदि सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले द का इस्तेमाल करते तो उसकी पूरी जाति का बोध भाव है, तो बात सही है कि द काउ इज एन एनिमल। धरती पे जितने भी गाय हैं, चाहे ये किसी भी देश का हो, वो गाय जानवर ही हो गया, आदमी और औरत नहीं हो सकते। क्या होगा मेरे दोस्तों, वो जानवर ही होगा। तो यदि मैं इस सेंटेंस को इस तरह से भी लिखूं, द काउज आर एनिमल्स, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो गाय है या फिर आप जिस गाय को देख रहे वो जानवर होती है, वो जानवर है। बाकी बात क्या होता है, बाकी बात भी तो आदमी, बाकी बात भी तो जानवर होती है ना। तो इस स्थिति में आपका सेंटेंस क्या है मेरे दोस्तों, इनकरेक्ट है। कहने का मतलब गलत है। तो करेक्ट क्या होगा, काउज आर एनिमल्स। मतलब इसका हो गया कि गाय जानवर होती है, गाय जानवर होती है। ये सेंटेंस आपका सही है। हाँ, तो दूसरे में हम यदि दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, जिस प्रकार में लिखा, द चेयर इज यूजफुल। कुर्सी उपयोगी होती है, ये बात सही है। कुर्सी उपयोगी होती है, कुर्सी उपयोगी होती है, ये बात सही है। हाँ, यदि मैं इसको लिखूं, द चेयर्स आर यूजफुल, तो इसका मतलब क्या हो, कुर्सियां उपयोगी होती है। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जो कुर्सी है या फिर आप जिस कुर्सी को देख रहे हैं वही तो उपयोगी है, बाकी बात नहीं है। बाकी बात भी तो सेंटेंस, बाकी बात भी कुर्सियां तो उपयोगी होता है, फेंकने योग्य तो नहीं होती है। तो ये क्या है मेरे दोस्तों, तो ये भी कुर्सियां उपयोगी होती है। तो इसका कोई क्या हो, देखिएगा सेंटेंस के भाव से आपका पता चलेगा कि सेंटेंस क्या कह रहा है। सेंटेंस के भाव से पता चलेगा कि आपका सेंटेंस का मीनिंग क्या हो रहा है। तो चेयर्स आर यूजफुल, इसका मतलब क्या होगा, गाय जान सॉरी मैंने लिख दिया, हाँ, चेयर्स आर यूजफुल, इसका मतलब क्या हो, कुर्सियाँ लाभदायक या उपयोगी होती है, उपयोगी होती है। तो ये बात सही है और ये बात सही है। अब देखिए, चलिए मैं बोलता हूँ कि द का इस्तेमाल प्लुरल कॉमन नाउन में किस तरह करते हैं और कभी कभी पार्टिकुलर सेंस में भी द का ये तो जनरली कंडीशन में हम करते हैं कि द काउ इज एन एनिमल। यदि मैं इसी सेंटेंस को, इसका और इसका सेंस भाव एक समान है, लेकिन इसमें अंतर ये हो जाता है कि द काउज आर एनिमल्स, आप वही गाय जिसको देख रहे हैं वही ठो जानवर है। द चेयर्स आर यूजफुल, आप वही चेयर की बात कर रहे हैं जो उपयोगी है, बाकी बात नहीं होती। बाकी बात भी तो सभी चेयर उपयोगी होती है ना। तो इस प्रकार से इन दोनों सेंटेंस में अंतर है, डिफरेंट है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे देखते हैं कि द में और फिर प्लुरल और सिंगुलर में कैसे डिफरेंट है। तो आशा करते हैं आप इसे नोट कर लिए होंगे, तो वेट करता हूँ। तो चलिए, मैंने बताया कि यदि
यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले तक का इस्तेमाल करते हो तो उसके पूरी जाति का बोध होता। अब एक बात बताइएगा, यदि मैं पार्टिकुलर सेंस में लेता हूँ, पार्टिकुलर सेंस में लेता हूँ, तो अब बताइए, जिस प्रकार मैंने बोला द मैन इज ब्लाइंड, इसका मतलब क्या हुआ कि आप आदमी को देख रहे हैं, द कोई भी चीज को क्या करता है, डेफिनेट कर देता, खास कर देता, निश्चित कर देता। द मैन इज ब्लाइंड, आप उस आदमी का बात कर रहे हैं जो अंधा है, आप उस आदमी का बात कर रहे हैं जो अंधा। यदि मैं बोलूँ द मैन इज ब्लाइंड, आदमी अंधा होता, बताइए, अंधा होते तो आप मेरे वीडियो नहीं देखते और मैं वीडियो नहीं बनाता। तो द मैन इज ब्लाइंड, आदमी अंधा होता है या फिर है। देखिए इन दोनों सेंटेंस में अंतर है, आदमी अंधा होता है या फिर आदमी अंधा है, आदमी अंधा है। देखिए आदमी अंधा है, इसका मतलब आप उस आदमी को, उस व्यक्ति को जान रहे हैं या फिर उस व्यक्ति से परिचित है। तो आदमी अंधा है, ये बात सही है। आदमी अंधा होता है, जनरली आदमी अंधा होता है क्या? नहीं, आदमी तो अंधा नहीं होता, आदमी अंधा नहीं होता, इसका मीनिंग ये नहीं होता। तो यदि द मैन इज ब्लाइंड का हिंदी बोलूँगा क्या होगा, तो आदमी अंधा है। और यदि बोलिएगा कि आदमी अंधा होता नहीं, तो इस स्थिति में ये आपका सेंटेंस क्या है मेरे दोस्तों, इनकरेक्ट है, मतलब गलत है। हाँ चलिए, मैं पार्टिकुलर सेंस में भी द का इस्तेमाल कैसे करते एग्जाम्पल के थ्रू से हम देखते हैं। तो अब एक बात बताइए, जो चीज़ आपको मैंने बताया, जो जिसका सेंस देता, भाव देता, यदि उसमें हम पार्टिकुलर सेंस में यदि द का इस्तेमाल करते हैं तो गलत हो जाएगा। जैसे कि द काउज आर एनिमल्स, द काउज आर एनिमल्स लिखा था तो वो गलत है। गाय जो होती है वो जानवर ही होती है, गाय जो होगी वो जानवर ही होगा, आदमी और औरत तो होगा। तो इस स्थिति में हम कैसे द का इस्तेमाल करते? इस स्थिति में हम द का इस्तेमाल आंखों देखी चीज़ को करते, जो चीज़ आपके सामने होती है और जो जिसका एरिया दायरे सीमित होती है। तो इस स्थिति में कैसे करते? जिस प्रकार की मैंने लिखा द, हाँ यहाँ पे मैंस इज ब्लाइंड। हाँ देखिए, मैंने आपको बताया कि अभी इससे पहले लिखा था द काउज आर एनिमल्स, गाय जानवर होती है। तो ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो चुका था। अब मैं यदि इसी सेंटेंस को बात करूं, इसी सेंटेंस को यदि मैं बोलूं द चेयर्स आर ब्रोकन, द चेयर्स आर ब्रोकन का मतलब हुआ कि कुर्सियां टूटी है। देखिए जनरली कुर्सी टूटी नहीं होती है, यदि टूटा होता तो वो बेकार हो जाता। तो द चेयर्स आर ब्रोकन का मतलब क्या है कि आप कुछ कुर्सी को देख रहे हैं जो कि टूटा हुआ। आप जनरली इसका सेंस ये पता नहीं होता कुर्सियां टूटी होती। देखिएगा, थोड़ा सा सेंस लगेगा कि द चेयर्स आर ब्रोकन, इससे ये साबित नहीं होती कि कुर्सियां टूटी होती, नहीं, आप कुछ कुर्सी को देख रहे हैं जो टूटी हुई है। हाँ यदि मैं इसको लिखता द चेयर्स आर यूजफुल, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास जो चेयर है वही तो यूजफुल है, बाकी बात नहीं है, बाकी बात भी तो है। तो इस स्थिति में दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, दोनों में क्या है मेरे दोस्तों, डिफरेंट है। उससे उसका पूरा जाति का बोध होता है कि कुर्सियां हमेशा उपयोगी ही होती है। हाँ यदि मैं देयर चेयर्स आर ब्रोकन करूँ तो इस स्थिति में क्या होगा, आप कुछ कुर्सी को देख रहे हैं जो कि टूटी हुई है, आप कुछ कुर्सी को देख रहे हैं जो कि क्या है मेरे दोस्तों, टूटा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुर्सियां टूटी है, कुर्सियां टूटी है। यदि आपका हिंदी मीनिंग ऐसे आप लिखिएगा, कुर्सियां टूटी होती है, क्या बताइए ये सेंटेंस सही है? नहीं, इसके अकॉर्डिंग ये आपका सही है। आप देख रहे हैं कि कुर्सियां टूटी है, कुर्सियां टूटी है। अब इसी सेंटेंस को जिस प्रकार की यहाँ पे मैंने लिखा द मैन इज ब्लाइंड, क्या आप इस स्थिति इसी सेंटेंस को इस तरह से आप लिख सकते हैं? हाँ 100% लिख सकते हैं। कि जैसे कि आप लिखे द मैन्स, देखिए मैन का प्लूरल फॉर्म मेन होता है, इंग्लिश में मैन ही बोलते हैं, एम के सिर्फ वोवेल लेटर को चेंज किया जाता है। द मैन आर ब्लाइंड, इसका मतलब ये हो गया कि 2 4 10 आदमी को आप देख रहे हैं जो कि क्या है मेरे दोस्तों, अंधा है।
दो चार 10 आदमी को देख रहे हैं जो कि आपका क्या है मेरे दोस्तों, अंधा है। जनरली आदमी अंधा होता नहीं है। देखिए आदमी अंधा होता है, यहाँ पे इस तरह से बोला, और आदमी अंधा है, दोनों में अंतर है ना मेरे दोस्तों। तो आदमियों अंधा, हाँ आदमी ही चलिए, आदमी अंधा है। तो इस स्थिति में इसका क्या है, आदमियों होगा ना। इस स्थिति में क्या होगा कि ये सेंटेंस के लिए ये हिंदी मीनिंग आपका करेक्ट होगा, सही होगा। तो आशा करते हैं आपको इस तरह का वीडियो बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग लगा होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, अपने मित्रों को भी शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू। तो इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए और मैं हर एक टॉपिक्स पे वीडियो लाता रहूँगा। यदि आपको प्रॉब्लम होता कोई भी टॉपिक्स पे तो आप मुझे बोले, कमेंट करें और मैं उस टॉपिक्स पे मैं आपका वीडियो बनाऊँगा और फनी मोमेंट में आपको समझाऊँगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आशा करते हैं कि आपको जितना भी मैंने समझाया, जितना भी बताया, ये आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरा चैनल का नाम क्या है मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान स्टडी सिस्टम बाय राम परवेज सर। हिंदुस्तान स्टडी सिस्टम, हिंदुस्तान स्टडी सिस्टम बाय राम परवेज सर, राम परवेज सर। तो ये मेरा चैनल का नाम है, इस पर सर्च करें, मैं आपको मिल जाऊंगा। थैंक्स।